वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा था पृष्ठ रसायन, आज हम उससे आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें से आपका कम से कम 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आप इस वीडियो में स्पेशली देखेंगे। और वो क्वेश्चन कौन सा आता है वो मैं साथ ही पार्ट के साथ आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपका पार्ट भी आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा उसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पर ही पड़ी है, ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अधिशोषण के सिद्धांत बताए थे। तो अधिशोषण के सिद्धांत जो थे 3 थे, उनमें से हमने एक पर चर्चा कर ली थी तो 2 बाकी रह गए थे। आज हम उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। उत्प्रेरण के सिद्धांत थे और उसमें जो हमारा सेकंड लास्ट था वो था अधिशोषण सिद्धांत। तो आज हम शुरू वहीं से करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, ये अधिशोषण सिद्धांत को हम संपर्कता सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? संपर्कता सिद्धांत के नाम से। होता क्या है इसमें? देखिए, आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज को। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके अभिकारक होते हैं, मान लो आपके अभिकारक ए था तो ये अभिकारक आपका क्या होगा? प्रेरक। जो भी आपका उत्प्रेरक होगा उसकी सतह पर आकर के क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा। अधिशोषित होने के बाद जब आपका टोटल प्रोडक्ट जो भी आपका उत्पाद होगा वो बन जाएगा। तो उत्पाद बनने के बाद ये पदार्थ वहां से हटकर आपका उत्पाद दे जाएगा और जो आपका उत्प्रेरक होगा वो सारा का सारा अलग हो जाएगा। क्लियर? आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया पहले जो अभिकारक होता है आपका, वो अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। तभी तो इसका नाम अधिशोषण सिद्धांत पड़ा। अधिशोषित होने के बाद जो आपका उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरक आपका अलग हो जाता है और जो आपका मतलब अभिकारक होते हैं वो उत्पाद के रूप में अलग हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है और जब तक चलती है जब तक कि आपकी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो नया सिद्धांत आया, जो आपका लास्ट सिद्धांत आया और जो अभी तक चल रहा है वो है आपका आधुनिक सिद्धांत। और देखिए, ये सिद्धांत अधिशोषण सिद्धांत और जो मैंने आपको एक और बताया था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। कौन सा बताया था मैंने? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। ये सिद्धांत इन दोनों का जोड़ है, मतलब कि आप ये मानिए कि आधुनिक सिद्धांत आपका इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। इसमें माध्यमिक यौगिक सिद्धांत भी है और अधिशोषण सिद्धांत भी है। देखिए कैसे इसमें आपका प्रोडक्ट बनता है। होता क्या है, जो इस मान की उत्प्रेरण का आधुनिक सिद्धांत है, इसमें क्या बताया गया है कि मान लो आपकी एक अभिक्रिया है A+B और ये आपका उत्पाद बना रही है, क्या बना रही है? AB। और मान लो आपका उत्प्रेरक क्या है? S है। क्या है आपका उत्प्रेरक? S है। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होगी। इसमें बता विस्मांगी उत्प्रेरण के आधुनिक सिद्धांत में क्या बता कि पहले A और B जो दोनों उत्प्रेरक हैं, सॉरी जो दोनों अभिकारक हैं, ये है ना अभिकारक, दोनों उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। क्या होता है? पहले उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं और एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सक्रियत संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियत संकर। तो अभिक्रिया कैसे होगी? अभिक्रिया होगी A+B प्लस आपका S उत्प्रेरक। ये आपके क्या थे? अभिकारक थे। क्या थे? आपके अभिकारक थे और ये आपका क्या था? उत्प्रेरक था। और अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद आपका बन गया सक्रियत संकर बन गया। ये आपका माध्यमिक यौगिक है जिसको हम सक्रियत संकर भी बोल सकते हैं। सक्रियत संकर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सक्रिय है और ये दोबारा से अभिक्रिया जरूर करेगा। अब उसके बाद फिर होगा क्या? ये जो आपका सक्रियत संकर है ये टूट जाएगा और जो आपका अधिशोषित पदार्थ, देखिए दोनों आपके अधिशोषित किस पर होते? एस पर होते। जो अधिशोषित होते और ये अधिशोषण हट जाएगा, इसका अवशोषण हो जाएगा। और वो कैसे होगा कि जो आपका ए डॉट 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 बी डॉट 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 एस था ये आपका टूट कर क्या बना लेगा? ए बी उत्पाद बना लेगा और जो आपका अभिकारक था वो, सॉरी जो उत्प्रेरक था वो अलग हो जाएगा। ये आपका क्या था? आधुनिक आपका क्या था? सिद्धांत था। इसको हम एक तरीके से और प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? मान लो
मान लो हमारे पास उत्प्रेरक की सतह ये है, ध्यान से समझिए इस चीज को भी। मान लो हमारे पास उत्प्रेरक की सतह हमारे पास ये है, ये आपका क्या है, उत्प्रेरक है। तो क्या होगा, इस उत्प्रेरक पे आपके जो मतलब अभिकारक थे कौन कौन से A+B आए, वो क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। जब वो इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका पहला स्टेप था। तो दूसरे स्टेप में जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका क्या बनेगा। ये मैंने क्या बनाया, पहले मैंने इसको उत्प्रेरक को बना लिया और ये मैंने इसकी सतह पर ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गया, इसका अधिशोषक हो गया है। उसके बाद क्या होगा, इनका अधिशोषण जो हुआ है इसकी प्रक्रिया के बाद ये है ना, अधिशोषण होने के बाद ये है ना टूटने लगेंगे। यानी तीसरे स्टेप में ये क्या होंगे, टूटने लगेंगे, उत्पाद में बदलने लगेंगे। तो जब ये उत्पाद में बदलने लगेंगे तो पहले प्रक्रिया तो आपकी अधिशोषण की ही होगी। ये आपके अधिशोषण की तब तक प्रक्रिया चलेगी जब तक ये उत्पाद की प्रक्रिया में न आ जाए। यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जैसे ही चौथा स्टेप आएगा ये आपके अलग हो जाएंगे। अलग कैसे होंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अलग भी कैसे होंगे ये भी आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर चित्र से ही, यहाँ पर ये प्लस के रूप में A+B, ये A+B लिखा है ना मैंने, इसको यहाँ पर ये उत्पाद मान लीजिए, ये आपका उत्पाद बन जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया होती है और आप इसको अच्छे से कवर भी करिएगा। वैसे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत साल पेपर में भी आया है। आप लोग अगर इसको कर लेंगे तो ये आपका जरूर पेपर में भी आ सकता है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उपलब्धियां, यानी जो आपका आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत था या फिर जो आपका आधुनिक सिद्धांत था उत्प्रेरण का, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही, वो कहां कहां पर इंपॉर्टेंट रहा। आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज को, ये क्यों इंपॉर्टेंट था और क्यों इंपॉर्टेंट रहा। देखिए क्या क्या इसने उपलब्धियां प्राप्त की। पहली बात, जिसकी उपलब्धि की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपकी क्या रही, इसने है ना जो भी हमारी पिछले वाली कंपनियां थी वे सारी की सारी दूर कर दी। यानी ये है ना उत्प्रेरक वर्धक और विष दोनों को अच्छे से समझा सका। दूसरी बात, ये हमें क्या बता सका कि उत्प्रेरक कैसे कैसे कार्य करते हैं, उनकी सारी की सारी क्रियाविधि को बताने में सक्षम रहा। तीसरा, ये जो भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता होती है, किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर जो क्रियाशीलता होती है उसको भी समझाने में सक्षम रहा। तो इसी कारण आज के समय में आधुनिक जो हमारा सिद्धांत है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं। जी हाँ, यहाँ पर आपका वो क्वेश्चन निकलने जा रहा है जहां पर मैं कह रहा था कि आपको 3 नंबर का या 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। आप लोग पिछले साल का पेपर भी खोल करके देख सकते हैं। उसमें आपका जो आया उत्प्रेरण आया, क्या है, मतलब एंजाइम उत्प्रेरण या फिर वर्णात्मकता चयनात्मकता। और ये आपके क्वेश्चन, एक जियोलाइट भी इसी की प्रक्रिया में आएगा, ये जियोलाइट। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 नंबर से लेकर 3 नंबर में आए हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपको बताता हूं पहले ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं। तो इसमें आपको एक तो सक्रियता पढ़ने को मिलती है, दूसरा आपको क्या मिलता है, वर्णात्मकता या चयनात्मकता पढ़ने को मिलता है। पहले हम सक्रियता पर ध्यान देते हैं। सक्रियता क्या होती है, सक्रियता आप ध्यान से देखिए। ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, रासायनिक प्रबलता, अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। मतलब वो अधिशोषण कितना ताकतवर होता है, कितनी मतलब सक्रियता होती है उसके अंदर, कितना प्रबलता से उसको आकर्षित करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए उत्प्रेरक पर प्रबलता से अभिकारक की अधिशोषण होना आवश्यक है। मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास ये सतह थी, तो इसके पार जो भी आपका मतलब प्रोडक्ट होगा, जो भी आपका अभिकारक होगा, वो इस पर कितनी प्रबलता के साथ अधिशोषित हो रहा है, वो उसकी क्या होती है, सक्रियता होती है। क्या होती है, उसकी सक्रियता होती है। अगर कम प्रबलता के साथ अधिशोषित होगा तो कम सक्रियता होगी, ज्यादा प्रबलता के साथ अधिशोषित होगा तो ज्यादा सक्रियता होगी। क्लियर। उसके बाद चलते हैं वर्णात्मकता या चयनात्मकता के ऊपर। देखिए वर्णात्मकता या चयनात्मकता होती क्या है। देखिए किसी भी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी अभिकारक की विशेष उत्पाद में परिवर्तित करने की अक्षमता होती है। मान लो आपका ए प्रोडक्ट है, कोई भी आपका अभिकारक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बी में बदल रहे हैं। तो जो हमारे पास उत्प्रेरक होगा उसकी वर्णात्मकता या चयनात्मकता इस बात पर निर्भर करती है कि वो उसे कितनी जल्दी बी में बदल रहा है। जो जितनी जल्दी बी में बदलेगा उसकी वर्णात्मकता या चयनात्मकता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
जियोलाइट अथवा आकृति वर्णात्मकता, ये आपका पेपर में बहुत बार आया है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लिखें क्या। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को। धातुओं के एल्युमिने, याद रखिए, धातुओं के एल्यूमिनो और सिलिकेटों को हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तो एल्यूमिनेटो होता है और एक क्या होता है आपका सिलिकेटो। ये दोनों जो होते हैं ये धातुओं के जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। और इनका सूत्र देखिए क्या होता है, सूत्र होता है इनका एम एक्स बट्टे एन, और यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट लग जाता है और यहाँ पर ए एल, यहाँ पर आपका O2 का यहाँ पर X लग जाता है और यहाँ पर SiO2 का हमारे पास यहाँ लग जाता है Y, और यहाँ पर आपका क्या लग जाता है MH2O। ये सामान्य फॉर्मूला है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, N धातु आयन पर आवेश होता है, N हमारे पास क्या होता है, धातु आयन पर आवेश होता है। और जो हमारे पास बड़ा M होता है वो सामान्यतः हमारे पास धातु होती है, कोई सी भी धातु, जैसे कि Na+ हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या सकता है K+ हो सकता है, या फिर कैल्शियम प्लस हो सकता है। ये हमारे पास सारी की सारी धातुएं होती हैं। क्लियर, यहां तक का आपको लगभग समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर आपको शायद पूरा फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर MX/N होता है, AlO2 X होता है और SiO2 Y होता है। यहाँ पर X और Y हमारे पास किस संयोजकता के ऊपर निर्भर करते हैं, और MH2O हमारे पास ये M क्या होता है, धातु आयन होता है। क्लियर, आप इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उत्प्रेरकों के अनुप्रयोग। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया कि उत्प्रेरक आपका होता क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको एक बार जो हम बता देते हैं उत्प्रेरकों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग इसके क्या क्या होते हैं, देखिए पहली बात, उत्प्रेरक के अनुप्रयोग से हम क्या देख रहे हैं कि उत्प्रेरक के द्वारा हम अभिक्रिया का वेग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी कि हम किसी भी उत्पाद को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका पहला मतलब उपयोग होता है हैबर प्रक्रम में। आप लोगों को याद होगा कि हैबर प्रक्रम से अमोनिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, अमोनिया बनाई जाती है। लेकिन ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। दूसरा, डीकन विधि में आप लोग ये भी याद रखिए, डीकन विधि से आपका क्लोरीन का निर्माण होता है। किसका, क्लोरीन का निर्माण होता है। और अगर हम क्लोरीन जल्दी बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको उत्प्रेरक यूज करना पड़ेगा, और उस उत्प्रेरक का नाम भी याद रखिए, वो क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, सॉरी Fe नहीं, CuCl2 होता है, CuCl2 ये आपका होता है क्योप्रिक क्लोराइड। और जो आपका अमोनिया में होता है वो होता है Fe, ये अमोनिया में आपका क्या होता है, उत्प्रेरक Fe होता है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरा मैं आपको उपयोग बताता हूँ वनस्पति घी बनाने में। जो आप लोग डिब्बे वाला घी देखते हैं ना, जो आप लोग बाहर देखते हैं, जो आपका वनस्पति घी आता है, उसको बनाने में भी सबसे ज्यादा उत्प्रेरक का कार्य होता है। कंपनी वगैरह जो बहुत ज्यादा मतलब घी का उत्पादन करती हैं वो निकल उत्प्रेरक का यूज करती हैं। तो वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग हो रहा है, वनस्पति घी बनाने में निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण। ये भी आपका पिछले साल पेपर में आता है। अगर आपके पास पेपर हो या फिर आप पेपर देख लें कहीं से मिल जाए आपका पेपर, तो ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा, एंजाइम उत्प्रेरण। तो मैं एक बार आपको बता दूं इसमें होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार बाहरी अभिक्रियाएं होती है ना, A+B, आप लोग देख रहे हैं कि आपका उत्पाद A भी बन रहा है। यहाँ पर आपका क्या होता है, उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ठीक इसी प्रकार जीवित प्राणियों के अंदर भी अभिक्रियाएं होती हैं। जो जीवित रहते हैं ना, उनके अंदर भी क्या होती हैं, मतलब अभिक्रियाएं होती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, एंजाइम या किण्व होते हैं जो उच्च भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से या जीवित कोशिकाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान रखिए, पेड़ पौधों से या जीवित प्राणियों से, या फिर आप लोग याद रखना किससे, जीव जंतुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। और इनके अंदर ना, एंजाइम के अंदर क्या होता है, याद रखना हमेशा प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन। क्लियर, आप लोग देखते हैं जो जिम वगैरह में जाते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, जिससे उनका एंजाइम ज्यादा मतलब पावरफुल हो जाता है और पचन ज्यादा प्रक्रिया बढ़ जाती है, और उनको ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ताकि उनकी बॉडी जल्द ही ग्रोथ कर लेती है। तो एंजाइम आपका क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, ये एक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो जीवित प्राणियों में काम करता है। क्लियर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब ये
एंजाइम उत्प्रेरण आपका जीवित प्राणियों में काम करता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कह सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंजाइमों के लक्षण, उत्प्रेरण के इनके अभिलक्षण की बात करते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो देखिए इसकी सबसे पहले पॉइंट बताऊंगा मैं, सर्वोत्तम दक्षता। क्या होती है, सर्वोत्तम दक्षता। इसका मतलब पता है क्या होता है, मतलब सर्वोत्तम दक्षता का मतलब है ये इतना पावरफुल होता है, इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि इसकी कम मात्रा भी बहुत ज्यादा पदार्थ को हमारे पास क्या कर देती है, अपघटित कर देती है। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक मतलब एक टैबलेट आती है यूनि एंजाइम। क्या होती है, यूनि एंजाइम। ये टैबलेट हमारे पास किस लिए दी जाती है मैं आपको बता दूं, जब आपके मतलब या किसी भी मतलब पेशेंट के पेट में कब्ज होती है या पेट में सही तरीके से पाचन प्रक्रिया नहीं चलती है तो उस टाइम आपको यूनि एंजाइम दी जाती है और ये पेट के प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सोल्व कर देती है। तो अगर इसकी आप कम मात्रा लेंगे तब भी उतना ही काम करेगी, ज्यादा मात्रा लेंगे तो ज्यादा काम मतलब ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम मात्रा भी एंजाइम की बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा होता है उच्च विशिष्टतम प्रकृति। उच्च विशिष्टतम प्रकृति का मतलब ये हुआ, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा मतलब मैं लिखाई में प्रॉब्लम सी होती है, थोड़ी साफ नहीं लिख पाता हूँ। उच्च विशिष्टतम प्रकृति में क्या होता है, आप लोग ये देखिए, अगर आपकी कोई भी अभिक्रिया हो रही है ना, मान लो आपने किसी मतलब एक पर्पज के लिए एक अभिक्रिया में हमने कोई टैबलेट यूज की, हम उसको दूसरे में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं, यानी इनकी उच्च विशिष्टतम प्रकृति होती है, मतलब इनको एक ही जगह यूज किया जा सकता है, दूसरी जगह यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूनि एंजाइम को ही सर के दर्द में ले लें, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात होगी। क्यों, क्योंकि ये आपकी उच्च विशिष्टतम प्रकृति की होती है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है अनुकूलतम ताप। क्या है तीसरा पॉइंट, अनुकूलतम ताप। ये मानकर चलिए कि तापमान भी इनके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्ट रखता है। अगर आप इनका तापमान ज्यादा बढ़ा देंगे, 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देंगे, किससे 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देंगे तो ये खत्म हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। ये 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर ही अच्छी तरह काम कर पाते हैं। चौथा पॉइंट देखिए आप लोग, चौथा पॉइंट है हमारा ये अनुकूलतम पीएच मान भी। इनका पीएच मान भी फिक्स होता है। अगर आपका याद रखना, खून का पीएच मान 7.2 से लेकर 7.3 या 5 तक होता है। अगर आप इससे खून का पीएच मान ज्यादा कर देंगे तो खून आपका खराब हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। तो पीएच मान के अकॉर्डिंग इनका भी मतलब एक मतलब लिमिटेशन होती है। अगर पीएच मान ज्यादा परिवर्तित होगा तो ये भी काम करना आपका क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब बात करते हैं एंजाइम के उदाहरण की। तो देखिए एंजाइम के अच्छे अच्छे उदाहरण है। पहला उदाहरण है डाइस्टेस एंजाइम। क्या, डाइस्टेस एंजाइम। डाइस्टेस एंजाइम का क्या काम होता है, ये आपका स्टार्च होता है ना, स्टार्च C6H10O5 स्टार्च होता है हमारे पास। यहाँ पर N फॉर्मूला होता है, प्लस अगर हम इसमें क्या मिला दे, NH2O मतलब पानी के जल के N अणु मिला दें, और साथ में हम किसका यूज कर लें, डाइस्टेस एंजाइम का यूज कर लें, तो डाइस्टेस एंजाइम इसको क्या में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में। NC12H22O11 ये माल्टोज का सूत्र होता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। क्लियर। अब देखिए अगर हम दूसरा एक और एंजाइम ले, दूसरा एंजाइम ले, वो क्या, माल्टेज एंजाइम ले, तो ये माल्टोज को, ये जो आपका माल्टोज है ना, इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। तो क्या होता है, मैंने माल्टोज लिया, माल्टोज का फॉर्मूला देखिए, माल्टेज एंजाइम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। माल्टोज का फॉर्मूला होता है NC12H22O11। अगर आपने क्या किया, इसमें जल मिला दिया, N थे तो N की जगह NH2O लिया, तो आपने जैसे ही माल्टेज एंजाइम यूज किया, कौन सा माल्टेज एंजाइम यूज किया, तो यूज करने के बाद आपका बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बनेगा, यहाँ पर अगर N यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 2N हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, C6, और यहाँ पर H12O6 बन जाएगा, ये आपका ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस प्रकार आपके एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके द्वारा हम बहुत सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से कवर कर पाते हैं। क्लियर। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अगर अपने नंबरों को अच्छे से महसूस करते हैं कि आप लोग नंबर ला सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर सामने आ जाएं। ओके, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आपका जो सिलेबस मतलब पॉइंट आउट हुआ है, मतलब जो कट गया है, उसको आप जरूर ध्यान से मतलब पढ़िएगा, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपका साथ देगा। परसेंटेज तो आपकी फिर भी अच्छी ही रहने वाली है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है। ओके, थैंक यू।